हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया। राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप गोदारा सर पे। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चों, हरियाणा का जो बजट आया था 2023 और 24 का, यानी 2023-24 का जो बजट है उसके बारे में बात करते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इनके अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। इस पीडीएफ को पूरा आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर हम लोग बच्चों जो है इस बजट के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सारी बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है। ये कह रहा है वर्ष 2023-24 का जो बजट है बच्चों, वर्ष 2023-24 का जो बजट है, 2023 और 24 का जो बजट है वो टोटल कितना है बच्चों? वो है बच्चों 1,83,950 करोड़ रुपए का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्च है। जो कि 2022 के अंदर ये जो बजट था वो था 1,64,808 करोड़ रुपए का। यानी इस बार वाला जो बजट है वो कितना है बच्चों? वो 11.6% जो है वो पिछले वाले बजट से क्या है? अधिक है। ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, शायद आपको ना दिख रहा हो। ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। अब दिख रहा है ना? हाँ। दूसरा कह रहा है वर्ष 2014-15 में से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है कांस्टेंट प्राइस पर 5.6% रही है। जबकि इस अवधि में राष्ट्र की जो जीडीपी है वो वार्षिक चक्रवृद्धि दर की बजाय जो कितनी रही है? 4.58% रही है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात नहीं लग रही बच्चों। ठीक है। ये कह रहा है 22-23 में जो जीडीपी थी, जीएसडीपी थी, उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का हिस्सा जो था वो बच्चों 19.6% था। सेकेंडरी का जो था वो था 29.7% और टर्सरी का जो था बच्चों 50.7% रहा है। उसके बाद भाई जो निर्धारित सीमा है वो 33.3% रखी गई है। इसके बारे में बच्चों 2023-23 के बजट में ऋण स्टॉक जीएसडीपी जो होता है वो इतने प्रतिशत ये फिस्कल डेफिसिट है। ये थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बातें हैं। ठीक है। राजस्व घाटा कितने प्रतिशत रहा है, और आगे जो बच्चों जो राजस्व घाटा है ये 22-23 के बजट में 1.81% अनुमानित रहा है। ठीक है। और 2022-23 के अंदर बच्चों 1.58% जो है कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसके ऊपर अच्छा खर्चा किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जानते हो? पूंजीगत व्यय। इसका मतलब है कि देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किए जा रहे हैं उनके ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है। तो बच्चों इनके ऊपर जो है इनकी टोटल जो हिस्सेदारी रहेगी वो 31.5% बढ़ा दी गई है। ठीक है। और ये अब टोटल जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर जो हरियाणा प्रदेश खर्च करेगा इस वित्त वर्ष के दौरान वो करेगा 57,878 करोड़ रुपए। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी होता है सर। किसी भी स्टेट या किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है बहुत जरूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी होता है। इसी की वजह से क्या होता है, जो स्टेट अपना वो ग्रो करता है। ठीक है। ये बच्चों बजट के बारे में पूरा सारांश आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। कि किसने किसकी हिस्सेदारी रही थी बजट के अंदर। और बच्चों ये कह रहा है कैसे आता है रुपया, यानी बजट के पास जो अपने हरियाणा स्टेट या कोई भी होता है इनके पास पैसा कैसे आता है। तो बच्चों स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू जो रहता है वो 42% रहता है। टैक्स रेवेन्यू जो रहता है वो 42% का रहता है टोटल। ठीक है। नॉन टैक्स का जो रेवेन्यू रहता है वो रहता है 7% रहता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो रिसीट होती है वो होती है 3.51%। आप लोग देखेंगे ना कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है ना वो किससे आता है? वो टैक्स वगैरह से आता है ना? तो ये बात आपको शायद पहले भी पता होगी, है ना? केंद्र से बच्चों जो डिवोल्यूशन है वो 11.51% है। और जो उधार होता है वो भी बच्चों टैक्स के बाद सबसे ज्यादा पैसा जो आता है वो उधारी में आता है। 35.96% जो पैसा है वो उधारी में आता है, यानी कि ऋण के तौर पर एक तरह से आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा आता है बच्चों वो किससे आता है? वो रेवेन्यू से आता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैसे आता है पैसा, कैसे आता है, किस किस तरीके से पैसा आता है बच्चों। देखिए, अगर हम बात करें डिवोल्यूशन टू सेंटर, सेंटर की बात करें बच्चों, तो सेंटर के जो शेयरेबल जो हिस्सा होता है सेंट्रल टैक्सेस का वो कितना होता है बच्चों? मतलब यानी कि टोटल जो सेंटर से हमारा जो डिवोल्यूशन आता है वो आता है 11.51%। जिसके अंदर सेंटर के जो टैक्सेस होते हैं उसके अंदर स्टेट का जो हिस्सा रहता है वो रहता है 6.19%। केंद्र से प्राप्त सीएसएस का जो हिस्सा रहता है वो रहता है 5.32%। वहीं बच्चों अगर हम बात करें उधारी की, जो मैंने बताया था कि दूसरा सबसे बड़ा जो पैसा आने का जरिया रहता है वो रहता है उधारी, जो कि 35.96% रहते हैं टोटल जो रेवेन्यू आता है उसका।
ठीक है। उसके अंदर क्या है, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो लोन होता है उसका हिस्सा है 26.35%। फूड प्रोक्योरमेंट के लिए जो होता है खाद्यान्न वगैरह मतलब जो खरीदते हैं हम लोग, उसका 7% रहता है। नाबार्ड वगैरह से जो हम लोन लेते हैं वो 1.12% रहता है। और भारत सरकार से जो लोन लिया जाता है वो 0.55% है। और अन्य जो दूसरे यहाँ पर लोन वगैरह है, उधारी वगैरह है, वो 0.23% है। ये तो बात हुई उधारी की, ठीक है। हालांकि डाटा बहुत ज्यादा है, याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें हम लोग, मेन मेन बातों को तो कोशिश करेंगे हम लोग इसके अंदर कवर करने की। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए। जो इसके अलावा जो जो भी टॉपिक आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी ये जो सीरीज चलाई है हम लोगों ने हरियाणा जीके की, इसके अंदर हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक है, वो आपको सारे कवर करवाए जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। उसके बाद बच्चों ये कह रहा है राज्य का अपना जो स्टेट ओवन टैक्स है, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा रहता है राज्य का अपना टैक्स, वो 42% रहता है, ठीक है। जिसके अंदर बच्चों SGST आता है 18%, वैट जो आता है वो 7% टैक्स का, स्टेट एक्साइज से आता है 6.38% आता है, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह से जो आता है वो 6.96% होता है। टैक्स ऑन व्हीकल, व्हीकल से जो टैक्स वगैरह लगते हैं व्हीकल के ऊपर, ठीक है, आपको पता ही होगा, व्हीकल खरीदते हैं तो टैक्स वगैरह आपको पे करना पड़ता है, 2.61% होता है। इसके अलावा कुछ दूसरे जो टैक्स होते हैं उनका भी 0.3% का जो रहता है हिस्सा रहता है। तो ये बातें थी कि टैक्स से हमारा कैसे किस तरह से आता है। इसके बाद कह रहा है बच्चों हमारे गैर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तो रहता है ना हमारा, जरूरी नहीं कि सारा पैसा टैक्स से ही आए। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जो अपना पैसा आता है वो आता है 1.36% आता है टोटल कुल रेवेन्यू का। उसके बाद बच्चों अर्बन डेवलपमेंट से जो पैसा आता है वो आता है 1.61%। उसके अलावा जो माइनिंग वगैरह होती है राज्य के अंदर उससे आता है 0.8%। इसके अलावा बच्चों जो भी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उससे जो प्रॉफिट होता है वो होता है 1.46%। एजुकेशन से जो पैसा आता है बच्चों वो आता है 1.56%। और इसके अलावा बच्चों अदर की हम बात करें तो ये क्या है बच्चों 1.28% जो है दूसरा रेवेन्यू होता है जो कि नॉन टैक्स होता है, ठीक है। ये तो बात थी कि पैसा आता कहां है। अब बात है कि सर पैसा जाता कहां है। आता तो ठीक है, लेकिन पैसा जाता कहां है, खर्च कहां होता है इतना इतना पैसा, आपने आने की तो बात बता दी, लेकिन पैसा खर्च भी तो होता होगा ना सर। बिल्कुल भाई, देश के अंदर पैसा खर्च तो होता ही है। खर्च कहां होता है तो बच्चों सोशल सर्विस के अंदर होता है, 30.51% जो है सोशल सर्विस के अंदर खर्च होगा। इस वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग। आर्थिक सेवाएं जो है इकोनॉमिक सर्विस के ऊपर बात होगा तो 24.13% होगा, है ना। ऋण वगैरह जो हमने ले रखा है, लोगों से पैसा ले रखा है कहीं से भी लोन वगैरह, तो उसके अंदर बच्चों 3.86% जो है वो इसका भुगतान करने में जाएगा। इसके अलावा कुछ जनरल बच्चों सर्विसेज है जिसके अंदर 14.5% है हमारा जो खर्चा होता है। यानी टोटल पैसा आता कहां से है और पैसा जाता कहां है, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा कर ली। ठीक है, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर इकोनॉमिक सर्विस कौन कौन सी है जहां पर अपना पैसा खर्च होता है, जहां पैसा लगता है। तो बच्चों कृषि सिंचाई एग्रीकल्चर इरिगेशन वगैरह के अंदर जो हमारा खर्चा होता है वो होता है 11.8%। जो है खेती के अंदर जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, मतलब लोगों की फसलों तक पानी पहुंचाने का जो खर्चा होता है वो इतना रहता है। दूसरे कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन, रोड वगैरह जो ब्रिज वगैरह होते हैं उनके अंदर 4.3% जो होता है खर्चा होता है। वहीं बच्चों रूरल मार्केट रूरल डेवलपमेंट जो होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होता है, पंचायतों को जो पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है बच्चों 3.95%। इसके अलावा अदर जो हमारे हैं उसके अंदर आता है इकोनॉमिक जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर आता है 4.8%। ठीक है। ऋण की भुगतान की अगर हम बात करें तो ऋण की भुगतान के अंदर बच्चों देखो पैसा लिया है तो उसका ब्याज भी होता है, तो ब्याज हम लोग पे कर रहे हैं 11.71%। और बच्चों उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम 19.15% पैसा जो है वो इसके अंदर जाता है लोगों के लोन चुकाने के अंदर। इसके अलावा बच्चों कुछ जनरल सर्विसेज जिसमें बताया था कि 14.5% का होता है। तो जनरल सर्विस के अंदर बच्चों कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी जो सर्विस होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कुछ बच्चों बुढ़ापा पेंशन वगैरह जो जाती है, ठीक है, उसके अंदर 7.8% जाता है। इसके अलावा कुछ और भी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं हमारे, जनरल सर्विसेज हो जाती है उसके अंदर भी जाता है हमारा पैसा 1.51%। इसके अलावा बच्चों सामाजिक सेवाएं जैसे एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है 10.97%। ये तो खर बहुत अच्छी बात है जितना पैसा खर्च होगा। सोशल और वेलफेयर न्यूट्रिशन वगैरह जो होते हैं, सोशल वेलफेयर लोगों के लिए जो स्कीम चलाई जाती है ना, उनके लिए। और जो पोषण पोषण यानी कि किसी को खाने पीने की जो भी व्यवस्था की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें 6.79% जाता है। इसके अलावा बच्चों स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य होते हैं, फैमिली वेलफेयर होती है, लोगों की बीमारियों से बचने के लिए जो भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके अंदर 4.74% जो होता है हमारा खर्चा। इसके अलावा बच्चों पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो होती है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी वगैरह
यूज की जाती है, उसमें 2.71% का खर्चा होता है और इसके एक्स्ट्रा बच्चों हो जाता है 5.3% का खर्चा हो जाता है। तो ये तो बात थी सारी की सारी की सर जी पैसा जाता कहाँ है और आता कहाँ है ना? अब ये कह रहा है बच्चों कुछ एलोकेशन है, मतलब कौन से फील्ड के अंदर कितना कितना पैसा जो है वो दिया गया है बच्चों, कौन कौन से फील्ड के अंदर कितना कितना पैसा दिया गया है, तो इनको एक एक करके भाई हम लोग सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए बच्चों, एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम लोग खेती की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद हो रखने, सारे याद नहीं रखने, ठीक है? जिस तरह एग्रीकल्चर की बात करें, पिछली साल 2000 वो था 5,758 करोड़ रुपए, लेकिन इस बार जो है बच्चों, इस बार है 7,342 रुपए, ठीक है? यानी एग्रीकल्चर के अंदर अब की बार ज्यादा पैसा इतना खर्च कर रहा है। दूसरा बच्चों, खेल और शिक्षा के अंदर, एजुकेशन और शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर बच्चों जो भी कोई भी सोशल एक्टिविटीज होती है, सो भी आर्ट एंड कल्चर के कार्यक्रम होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, एजुकेशन होती है, इसके अंदर बच्चों पिछला जो हमारा बजट था उसके अंदर था 19,698 करोड़ रुपए, इस बार है बच्चों 20,340 करोड़ रुपए जो है इस बार इसके अंदर खर्च कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर बच्चों जिस तरह स्किल डेवलपमेंट वगैरह है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है बच्चों, है ना, इन सभी के अंदर बच्चों पिछली साल जो था वो 1,061 करोड़ रुपए था, अब की बार जो है 1663 करोड़ रुपए है। स्किल डेवलपमेंट वगैरह इसके ऊपर अच्छा पैसा खर्च करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हर कोई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता ना, हर कोई तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता ना, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद बच्चों स्वास्थ्य विभाग के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर बच्चों अपना जो है 8,053 करोड़ रुपए था, अब की बार 9,647 करोड़ रुपए है। इसके बाद बच्चों कहते हैं होम के अंदर, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आते हैं, इनके बारे में डिटेल बताएंगे अभी। 6,444 करोड़ था, 6,826 करोड़ अब की बार है बच्चों। उसके बाद बच्चों पावर गेन है ना, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, यानी कि जो एनर्जी सोर्सेज बिजली वगैरह के अंदर जो टोटल खर्चा होता है हमारा, वो होता है 7,201 करोड़ रुपए पिछली बार था, इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है 8,274 करोड़ रुपए। इसके बाद बच्चों सोशल जस्टिस और क्या है एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर, जो SC BC वगैरह जो होते हैं, इनकी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, इनको पहले बच्चों 11,687 करोड़ रुपए था, इस बार ये जो है खर्चा हम लोगों ने बजट के अंदर ये बढ़ा करके 12,571 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरा बच्चों पंचायत और रूरल डेवलपमेंट के अंदर बच्चों पंचायत के अंदर जो विकास होता है उसके लिए बच्चों काफी सारी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। पहले 4,225 करोड़ था, अब की बार बच्चों 7,202 करोड़ रुपए है। इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जिस तरह पंचायत वाला है ये आपको पता हो जाना चाहिए, एनर्जी वाला है ये भी इन्वायरमेंट की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट वाला जरूरी है, खेल और शिक्षा वाला जरूरी है, और एग्रीकल्चर वाला जरूरी है। ये बच्चों 5-4 है जो आपको जरूरी है याद रखने। इसके बाद बच्चों आगे आता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, परिवहन के अंदर बच्चों क्या है, ट्रांसपोर्ट के अंदर पिछला जो बजट था उसके अंदर था 3,693 करोड़ रुपए, और अब की बार जो है 4,131 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बच्चों जो अर्बन डेवलपमेंट है, शहरों का जो विकास होता है, शहरी विकास के लिए बच्चों पहले था 5,443 करोड़ रुपए, और अब है बच्चों अपना 6,052 करोड़ रुपए। इसके बाद अब बच्चों उद्योग यानी इंडस्ट्रियल वगैरह जो है, या वाणिज्य कोई व्यापार वगैरह कोई बिजनेस वगैरह अपना स्टार्टअप वगैरह करना चाहता है, तो उसके लिए भी काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पहले 762 करोड़ था, अब की बार जो है 1,386 करोड़ रुपए इसको दिया गया है, ठीक है। इरिगेशन वगैरह है, वाटर रिसोर्सेज वगैरह है, इनके लिए बच्चों पहले था 5,109 करोड़ रुपए, अब है बच्चों 6,598 करोड़ रुपए। इसके बाद बच्चों जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 4,323 करोड़ रुपए था, 5,017 करोड़ रुपए हुआ है। इसके बाद बच्चों पब्लिक वर्क है, जिस तरह रोड बनाना है ना, जो अभी बात कर रहे थे हम, पुल बनाना है, ये बनाना है, जो भी है, पहले बच्चों 5,215 करोड़ रुपए था, अब की बार जो है 5,408 करोड़ रुपए, इसमें कोई ज्यादा वृद्धि आपको देखने को नहीं मिली है। इंटरेस्ट रेट के अंदर बच्चों ब्याज जो भुगतान हमने लोन ले रखा है, उसमें बच्चों ब्याज का भुगतान जो पिछली बार हम लोगों के लिए था वो था 20,989 करोड़ रुपए, देखो कितना रुपया हमारा ब्याज में जा रहा है, ठीक है। अब की बार जाएगा अपना 21,250 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो पेंशन वगैरह दी जाती है, पेंशन के अंदर 12,800 करोड़ रुपए था, अब की बार जो होगा 13,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा जो है बच्चों रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेबिट है ना, उसके लिए एक्सक्लूडिंग के लिए सार्वजनिक जो ऋण वगैरह है, इसके लिए 32,336 करोड़ रुपए पिछली बार थे, अब की बार 35,220 करोड़ रुपए है हमारा, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये कह रहा है हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास, ठीक है, ये कह रहा है मौजूद बीमा योजनाओं को समेकित करने, दावा की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हरियाणा सीधे तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए बच्चों हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है, ठीक है, जिसमें 1.8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की गई। यानी कि जिसका
जो है सालाना इनकम जो है बच्चों 1,80,000 रुपए से कम है, तो उसके किसी परिवार के सदस्य या कोई दिव्यांग हो जाता है, तो उनके लिए बच्चों एक स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर स्कीम के लिहाज से भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या दी जाती है बच्चों? 6 वर्ष की आयु तक 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष के बीच में हो तो उसे 2,00,000 रुपए दिए जाते हैं। 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक हो तो उसे 3,00,000 रुपए दिए जाते हैं। 25 वर्ष से अधिक और 25 और 40 के बीच 5,00,000 रुपए दिए जाते हैं, और 40 से 60 वर्ष की उम्र हो या इसके लिए क्या दिए जाते हैं बच्चों? 2,00,000 रुपए दिए जाते हैं। ये कह रहा है आंतरिक लेख परीक्षा करने के लिए राज्य लेख परीक्षा विभाग बनाया गया है। विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। दूसरा बात कह रहा है बच्चों खेती के अंदर क्या क्या चीज नहीं की है इस बजट में? तो 20,000 करोड़ नहीं करा, 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का अब की बार लक्ष्य किया गया है कि नेचुरल तरीके से हम लोग 20,000 एकड़ में इस बार खेती करेंगे। चौधरी चरण सिंह जो एचएयू है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद सिरसा जिले में मंगियाना में प्राकृतिक खेती के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहां का बच्चों? जींद, सिरसा और हिसार के अंदर जो एचएयू है, वहां पर जो प्राकृतिक रूप से कैसे खेती की जाए ये सिखाने के लिए बच्चों 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे इस वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवाओं किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कि कृषि के अंदर, खेतों के अंदर जो एक्टिविटी होती है, मतलब जिस तरह स्प्रे सुप्रे करना है तो ड्रोन तक किए जा सके है, तो वो ड्रोन जो चलाना आना चाहिए ना भाई। अब ड्रोन तो आगे, ठीक है, ड्रोन से अपन काम भी कर लेंगे, लेकिन इसको चलाने के लिए 500 किसानों को प्रशिक्षण भी होना चाहिए बच्चों। ये कह रहा है ढेंचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत का 80% वहन करेगी। धान की सीधी बिजाई के अधीन 2,00,000 एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद पराली की खरीद के लिए 1,000 रुपए और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी 1,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से देंगे, क्योंकि यह बड़ा प्रदूषण का बड़ा फैक्टर था, है ना। पहले भी लोगों ने मतलब हर बार कहते आ रहे हैं कि पराली नहीं जलानी चाहिए। ये कह रहा है ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1,00,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र लगाने का लक्ष्य किया गया है। यानी जो गर्मियों का एक टाइम आता है ना बच्चों, अभी जो टाइम चल रहा है हमारा, जिस तरह हमारी गेहूं कट जाएगी, आगे जो धान लगाना है, तो बीच का एक सीजन रहता है 1 डेढ़ महीने का, तो उस दौरान हम मूंग की खेती, जो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती है, इसके लिए बच्चों 1,00,000 एकड़ से अधिक का क्षेत्र अब की बार टारगेट किया गया है कि इतने क्षेत्र में हम जो मूंग है उसकी खेती करेंगे। मृदा लवणता जल भराव से प्रभावित 5,000 एकड़ भूमि में सुधार करने का लक्ष्य किया गया है। यानी जो लूनी लानी लाग जाए ना कई बार खेत में, या पानी रुक जाए है, पानी खड़ा रह जाए है, अब लूनी लाग जाए ना, फिर खेत में पानी जावे को नहीं, और ज्यादा केमिकल का यूज करने से जो है वो खेत के अंदर वो देखा ना सफेद सफेद नमक सा लाग जाए है, उसको लूनी बोल देते हैं अपना आम भाषा में। तो उसके लिए, और जल भराव, तो फिर जल भराव हो जाए, रुक जाए पानी, फिर फसल हो उसका वहां पे, है ना, खेती बाड़ी हो कौन सके, तो उसके लिए बच्चों 5,000 भूमि एकड़ सुधार करने का भी इसकी बार हम लोग सुधार करेंगे। शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और शहद व्यापार नीति तैयार की जाएगी, है ना। शहद व्यापार के लिए शहद मंडी भी है बच्चों, कमेंट करके बताना कहां बनी है। ठीक है, पंचकुला, पिनगवा जिला नू, मुनीमपुर जिला झज्जर में बागवानी फसलों के लिए 3 नए उत्कृष्ट केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कहां बच्चों? पंचकुला, पिनगवा जिला नू और मुनीमपुर और जिला झज्जर के अंदर क्या किए गए हैं? 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है, बागवानी के लिए। उसके बाद बच्चों पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य और मछली पालन। ठीक है, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के लिए क्या क्या चीजें देखो। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन की शुरुआत किया जाएगा। एक मिशन शुरू किया जाएगा, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन। प्रदेश में 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई शुरू की जाएगी। ठीक है, यानी पशुओं की देखभाल के लिए एक मोबाइल चिकित्सा, मतलब कहीं भी आएगा तो एक मोबाइल, मतलब घर जा जा करके पशुओं की देखभाल करना। ठीक है, कहीं उसके मतलब एंड पोजीशन पे जा करके। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद में 4 पशु चिकित्सा पोली क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पशु चिकित्सा 4 कहां किए जाएंगे? पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद के अंदर। गुड़गांव और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटनरी पेट क्लिनिक होंगे, यानी जो पालतू पशु होते हैं उनके लिए जो पेट क्लिनिक होते हैं वो 2 एक अत्याधुनिक, मतलब हाई टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर स्थापित होंगे। हरियाणा में गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़कर के 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गौओं के बचाने के लिए, गौ सेवा के लिए जो पहली बार बजट 40 करोड़ रुपए था, अब की बार उसको बढ़ा करके 400 करोड़ कर दिया गया। नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायत की भूमि उनकी सहमति से उपलब्ध कराई जाएगी।
भाई नई गौशाला बनाने के लिए, क्योंकि आवारा जो पशु कितने सारे घूम रहे हैं, इनका भी तो मैनेजमेंट करना है ना, ये भी तो सरकार की और हमारी सबकी ही जिम्मेदारी रहती है। इसके लिए बच्चों ग्राम पंचायत की जो जमीन है वो उनकी सहमति से, उनकी मर्जी से ली जाएगी। ये कह रहे हैं सभी के लिए आवास, 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक परिवार जागरूकता परिवारों के लिए नए घर बनाए जाएंगे, 1,00,000 नए घर बनाए जाएंगे। यानी जो बीपीएल है, 1,80,000 रुपए से जिनकी इनकम कम है, ऐसे 1,00,000 लोगों के लिए, उनको रहने के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके परिवार के लिए घर बनाए जाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता, यानी कि अगर आप लोग अपना कोई स्टार्टअप, अपना कुछ ऐसी चीज कोई युवा शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, या कोई रोजगार वगैरह से संबंधित 2,00,000 बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान केंद्र के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यानी कि 2,00,000 युवाओं को हम लोग स्किल ट्रेनिंग देंगे, यानी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत उनको हम ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो किसी भी प्रकार का अपना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी काम धंधा, कोई भी अपनी जो छोटे लेवल के ऊपर लघु उद्योग अपना चला सके। युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग के लिए वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा, कि कोई भी युवा अगर अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है, अपना कोई काम धंधा करना चाहता है, तो उसके लिए एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे बैंक से उसको आसानी से कोई लोन वगैरह, जो आर्थिक सहायता वो मिल जाए, जिससे वो अपना स्टार्टअप कर सके बच्चों। ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा, यानी 200 करोड़ रुपए जो है वो वेंचर कैपिटल फंड के लिए एक फंड बनाया जाएगा, जिसमें लोगों को अपना स्टार्टअप वगैरह शुरू करने के लिए बच्चों उनको क्या दिया जा सके, उनको आर्थिक सुरक्षा सहायता दी जा सके। युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मिशन फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी। हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र यानी स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी, है ना, जिसके अंदर हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट के मिशन से। कौशल विकास के लिए 50 राजकीय विद्यालयों और बहुतैकनिक संस्थाओं में कौशल स्कूल शुरू किए जाएंगे, है ना, जो अपने पॉलिटेक्निक वगैरह है या जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके अंदर 50 नए जो है वो टेक्निकल सेंटर जो है ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे, कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर बच्चों? मानेसर के अंदर। 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के युवाओं को फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च सरकार वहन करेगी, है ना, क्योंकि आप फॉरेन लैंग्वेज सीख करके आप अपना इस फील्ड के अंदर भी अब अपने जो एनईपी है, ठीक है, नई जो शिक्षा नीति है अपनी, उसके अंदर भी ये बात कही गई है कि हमें फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को सिखानी चाहिए, ताकि बच्चा अपना करियर वहां भी सिलेक्ट कर सके। तो इसी संदर्भ में जो 6 लाख परिवार तक की वार्षिक आय है, उनके बच्चों को अगर वो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उनके जो टेस्ट का खर्चा है वो भी सरकार उठाएगी। सरकारी आईटीआई में प्रवेश लेने वाले 3,00,000 रुपए वार्षिक से कम परिवारों की आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी 3,00,000 रुपए से अगर फैमिली इनकम कम है और कोई भी लड़की अगर आईटीआई में एडमिशन लेती है तो उसे 2,500 रुपए की एक सहायता दी जाएगी, क्यों? ताकि वो अपना खर्चा वर्चा चला सके। क्योंकि महिलाओं को भी अगर हम स्किल करेंगे, तो देखो चाइना में और क्या हो रहा है, चाइना में यार घर में हर कोई आदमी अपना काम करना जानता है, नहीं है ना, तो वहां पर गरीबी है ही नहीं। और हमारे यहाँ पर इतनी गरीबी क्यों है? क्यों हम सारे गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है। अगला कह रहा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भाई कॉमन पात्रता परीक्षा के लिए 65,000 से अधिक नियमित पदों की भर्ती भी की जाएगी, ये कहना है इनका। ठीक है। करेंगे कब ये पता नहीं। अब कह रहे हैं सर पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास, है ना, ग्रामीण विकास में क्या क्या चीजें होगी देखना। प्रत्येक जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी। हर एक जिला परिषद की एक अलग से इंजीनियरिंग विंग बनाई जाएगी। 700 पार्क और व्यायामशालाओं का आयुष्मान स्वास्थ्य वेलनेस केंद्र में बदला जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे लोगों के हेल्थ वगैरह के लिए जो पार्क और जो जिम वगैरह है उनको इस सेंटर के अंदर तब्दील किया जाएगा। गांव में 1,000 नई पार्क व व्यायामशालाएं स्थापित की जाएगी। गांव के अंदर 1,000 नए पार्क और व्यायामशाला, यानी कि जो वहां पर जिम वगैरह जो है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हो। 1,000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोले जाएंगे। ठीक है। यानी कि लाइब्रेरी जो है, ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जो है 1,000 गांव के अंदर खोली जाएगी। ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधा वाले क्या कह रहे हैं जिम्नेजियम और 780 महिला सांस्कृतिक केंद्र भी खोले जाएंगे। 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। गांव के अंदर स्ट्रीट लाइटें 750 ग्राम पंचायतों में लग जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर में लागू होगी।
यानी वो जो एरिया जहां पर पानी की समस्या है वहां पर 9 नई परियोजनाएं लागू होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन के लिए। ठीक है। ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ट मैनेजमेंट संयंत्र लगाए जाएंगे, यानी जो सॉलिड वेस्टेज हमारे घरों से निकलता है, अभी तक तो शहरों के अंदर लग रहा था क्योंकि शहरों से सॉलिड वेस्टेज निकल रहा था। अब आपको पता है गांव भी शहरों से ज्यादा अलग नहीं रहे हैं, लोगों के पास सुविधा सारी है। तो जो सॉलिड वेस्टेज हमारे यहाँ शहरों के अंदर होता है वैसा सेम टू सेम हमारे गांव में भी होता है। तो उसको भी मैनेज करने के लिए अभी से ही क्या किया है, सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि आगे आने वाले समय में ये जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सॉलिड वेस्टेज जो है हमारे लिए खतरा ना पैदा हो सके। उसके बाद बच्चों शहरी विकास के लिए क्या क्या चीजें हैं बच्चों, ये कह रहा है शेष पात्र अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के तहत, दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि जो है अलग से खर्च की जाएगी, क्योंकि सीवरेज कनेक्शन जो है तो सही, लेकिन वो इतना पुराना हो चुका है, इतना मिसबैलेंस हो चुका है कि वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, तो उसको भी सुधार किया जाएगा, ये भी जरूरी है। नगर निगम परिषद में 1000 नागरिक सुविधाएं केंद्र खोले जाएंगे ताकि वहां के नागरिकों को जो भी फैसिलिटी हो वो प्रोवाइड करवाई जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारी प्रति माह 1000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। यानी कि स्टेट की कोई भी म्युनिसिपल कमेटी, कोई भी बच्चों म्युनिसिपल कमेटी या कोई भी नगर पालिका अगर देश के अंदर टॉप 50 में आते हैं तो वहां के जो सफाई कर्मचारी है उनको 1000 रुपए अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी बच्चों। जो उनको देता है पैसे वो हर महीने के हिसाब से 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मान लो उनको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो उनको 11,000 रुपए दिए जाएंगे उनके इनाम के लिए कि हाँ आपने इस नगर पालिका को स्वच्छ रखने के लिए बहुत योगदान दिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है नगर व ग्राम उद्योग आयोजन, ये कह रहा है विवादों का समाधान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए के ब्याज बकाया की छूट प्रदान की जाएगी। भाई जो है भी कोई भी अपना सेटलमेंट वगैरह है इसके अंदर कर लो। ये कह रहा है लैंड पूलिंग स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्र में औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जाएंगे, है ना। लैंड पूलिंग एक स्कीम के तहत जो है वो नए क्या कह जाएंगे 10 शहरों और कस्बों के अंदर क्या किए आवासीय सेक्टर्स, मतलब जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी डेवलप किए जाएंगे। उद्योगों को भी तो आगे बढ़ाना है ना भाई वैसा। ये कह रहा है सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी सोनीपत के अंदर। फरीदाबाद और सोनीपत में रेनी वेल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजना शुरू की जाएगी। ठीक है। पीने वाले पानी की जो समस्या आ रखी है बड़े बड़े शहरों में, इसका भी समाधान किया जाएगा। 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएगी, जिसमें बच्चों है रोजागल्ला चौक से लेकर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय मतलब आईएसबीटी तक जाएगी। ठीक है। सदरसन परिफेल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर और पंचगांव तक। ये कह रहा है आसोंधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो ट्रेन का जो विस्तार जो है वो आसोंधा तक किया जाएगा। सहकारिता कह रहा है सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायत और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। बच्चों सांझी डेयरी योजना के तहत जो है ग्रामों के अंदर क्या बनाए जाएंगे शेड बनाए जाएंगे पशुओं के लिए। 1500 नए हरहित स्टोर खोले जाएंगे। ठीक है। नए स्टोर खोले जाएंगे। उसके बाद कह रहा है खेल में क्या कर रहे हैं भाई सरकार इस वर्ष ये कह रहा है हरियाणा खेल अकेडमी स्थापित की जाएगी बच्चों। अंबाला व पंचकुला में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास यानी कि वहां पर हॉस्टल बनाए जाएंगे। अंबाला के अंदर 200 बेड वाला हॉस्टल बनाए। कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रोम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। चोटिल खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम शुरू की जाएगी। जो भी खिलाड़ी खेल के दौरान चोटिल हो जाते हैं तो उनको एक इंश्योरेंस, उनको एक बीमा के तौर पर कुछ सुविधा दी जानी चाहिए। हरिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनरावास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों एजुकेशन के अंदर। ये कह रहे हैं पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक यानी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। ठीक है। इस नई योजना के तहत क्या है कि हर ब्लॉक के अंदर 2 और नए स्कूल खोले जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पंचकुला में विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के लिए विद्या समीक्षा केंद्र कहां खोला जाएगा बच्चों, ये खोला जाएगा पंचकुला के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं शिक्षा के अंदर। ये कह रहा है ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु SCERT गुरुग्राम में एक सूचना इंफॉर्मेशन सेंटर एक स्थापित किया जाएगा। सभी से सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य करवाए जाएंगे, यानी सोशल वर्क जो है वो लोग करवाए जाएंगे। ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। ये कह रहा है शैक्षणिक स्तर
2023-24 से कक्षा छठी से 8वीं तक कौशल शिक्षण शुरू की जाएगी। ये एनईपी के अंदर भी है कि बच्चों के अंदर जो है 6 क्लास से छठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, इनको हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग क्या करें, स्किल जो है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ये एनईपी 2020 भी कहता है, ठीक है, नई शिक्षा नीति भी कहता है कि कक्षा 6 से ही हम लोग बच्चों को ना एक स्किल, एक अलग से उसको वोकेशनल सब्जेक्ट और उसकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से अगर देंगे, तो बच्चा अपना जो फ्यूचर है वो इसके अंदर भी अपना करियर है जो एक अपने मनपसंद एक किसी व्यवसाय के अंदर भी जा सकता है। तो ये अभी से शुरू कर रहा है हरियाणा सरकार, ठीक है। सरकारी कॉलेजों में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को 1000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। सरकारी कॉलेजों में 3 लाख तक की अगर जिसकी फैमिली इनकम है, उनके 1000 बच्चों को, है ना, 1000 बच्चों को जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी फ्री में कोचिंग दी जाएगी। दूसरा कह रहा है जो शैक्षणिक सत्र 23-24 है में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र यानी टेक्नोलॉजी के जो फील्ड में ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कॉलेज और पॉलिटेक्निकों में शिक्षकों को प्रेरित करने हेतु शिक्षक पुरस्कार की भी शुरुआत की जाएगी, एक योजना जो कि टीचर्स को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए भी, अच्छी तरीके से तुम शिक्षा अगर देते हो कॉलेज और पॉलिटेक्निक के अंदर, उनके लिए शिक्षक पुरस्कार योजना भी स्थापित की जाएगी, यानी कि उनको कुछ प्रोत्साहन मतलब कुछ इनाम उनको दिया जाएगा। ये कह रहा है महिला और बाल विकास, अगले 2 वर्षों में 4000 नए प्ले स्कूल भी खोले जाएंगे बच्चों, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये भी अपनी जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, उसके तहत आता है कि बच्चा जो है ना, बच्चा जो है पहली जो स्टेज है, ठीक है, 3 साल से लेकर के 6 साल तक जो बच्चा है उसको प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी ऐसे कुछ सेंटर में भेजना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। तो उसी के तहत 4000 नए प्ले स्कूल जो है वो स्टेट के अंदर खोले जाएंगे। जरूरी है सर ये खोलने, है ना। उसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करें अगर हेल्थ की बात करें, 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले को चिराग आयुष्मान भारत योजना में होंगे शामिल। नए 3, अब पहले क्या था 1,80,000 रुपए था, अब 3 लाख रुपए तक के बगैर एनुअल इनकम है तो वो भी इसके अंदर शामिल होंगे, चिराग आयुष्मान भारत योजना। नई मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक तथा शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नू में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। उपमंडल अस्पतालों में सार्वजनिक निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक सुविधाएं भी शुरू की जाएगी कि हॉस्पिटल के अंदर ही भी अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारी सुविधाएं जो है ये उपमंडलीय जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पर भी शुरू की जाएगी। गुड़गांव में 700 बिस्तर वाला जो अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट एक जिला हॉस्पिटल बनेगा जिसके अंदर 700 बेड की व्यवस्था की जाएगी। निःशक्तजन के लिए पंचकुला में स्टेट एजुकेशन समानुभूतिक सेंटर भी स्थापित किया जाएगा बच्चों। अगला कह रहा है सैनिक और अर्धसैनिक, 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन भी बनाए जाएंगे, यानी वहां पर तो धर्मशाला जो है कंपलसरी ऐसा कुछ भी बनाया जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए बच्चों, ये कह रहा है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन जो है वो सारी 2500 रुपए से बढ़ा करके 2750 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी, जो कि 1 तारीख से अपनी लागू भी होगी थी, है ना। पहले 2500 रुपए थी, अब 250 रुपए बढ़ा करके 2750 रुपए कर दिए। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी। पहले 2 लाख रुपए से अगर कम आए है तो ही आप लोग जो बुढ़ापा पेंशन ले सकते थे, अब वो बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिए। वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम की भी योजना जो है वो शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों के लिए कवर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है विशेष और दिव्यांग बच्चों के लिए जिला में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा चलाए गए स्कूलों में संचालन सरकार करेगी, ठीक है। ये कह रहा है खाद्य और नागरिक आपूर्ति के लिए तो शेष 15 जिलों में ई वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण जो है वो किया जाएगा, ठीक है। ई वेइंग जो भी बचे हुए जिले अपने सभी के पहले भी किया जा रहा है, अब आगे भी बचे हुए जिलों में किया जाएगा। श्रम, ये कह रहा है मजदूरी के लिए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर क्रैच, प्ले स्कूल और साइड स्कूल भी खोले जाएंगे। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना मतलब काम करते हैं, मजदूरी वगैरह का काम करते हैं, तो उनके बच्चे भी वहीं पे रहते हैं, तो वो वहां पर स्कूलों की सुविधा नहीं, तो ऐसी जगहों पर भी जो है वो छोटे छोटे स्थानों पे क्रैच वगैरह जो है या प्ले स्कूल छोटे बच्चों के लिए या कोई साइड स्कूल वहां पर भी खोले जाएंगे। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी केंद्र में लेबर हॉस्टल भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है, कि भाई लेबर के लिए एक अलग से हॉस्टल के लोग वहां जाकर के अगर काम करते हैं तो उनको बेचारों को रहने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। श्रमिकों के बच्चों की ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकें, कंप्यूटर,
व्यवसायिक व उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना शुरू की जाएगी कि जो भी लेबर काम कर रही है, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके बच्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई ट्यूशन या कोई कहीं बाहर रह करके किसी हॉस्टल वगैरह में रहना चाहते हैं, किताबों वगैरह का उनका कंप्यूटर व्यवसायिक वगैरह है, वो कोई हायर एजुकेशन अगर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चों मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना भी शुरू की जाएगी। ये कह रहा है पर्यावरण और वनों को बचाने के लिए बच्चों, ये कह रहा है प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में जंगल में सीता अशोक, कृष्ण वट वृक्ष, कृष्ण कंदम, बड़, पिप्पल, नीम, सम्मी, देसी आम, नीम, वरुण, बेलपत्र आदि जो है ये लगा करके अमृत वन विकसित किए जाएंगे। यानी हर स्टेट के अंदर लगभग 5 से 10 एकड़ के अंदर ये ऐसे वन जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, लगाएंगे वो पता नहीं। ठीक है, हरियका बणी पुनर्वास योजना, ये गांव के अंदर जो बणी होती है ना, बणी 200 गांव में बणियों को विकसित की जाएगी। बच्चों बणी वगैरह काम के अंदर बारलपा से जो खाली जगह होती है वहां पर कुछ पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, खासकर अपने जो बबुल वगैरह किक्कर वगैरह उगे हुए हैं तो बणी के अंदर, तो हरियका बणी पुनर्वास, क्योंकि वो भी पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है, तो उसको भी बच्चों उत्थान करने के लिए ये काम किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं इंडस्ट्रीज, ये कह रहा है प्लग एंड प्ले सुविधा के लिए लेस फ्लड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए भूमि मूल्य में 20% तक की छूट दी जाएगी। यानी जमीन के अंदर उसकी 20% की अगर छूट दी जाएगी, जो भी अनुसूचित जाति से कोई भी उद्यमी मतलब कोई भी बिजनेस अपना करना चाहता है। तो अंबाला गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसकी स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबसेशन और बच्चों स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान कुछ दी जाएगी। फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र खोले जाएंगे। यानी कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक जो प्रदर्शनी को क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, अरे वो लगती है ना ट्रेड फेयर टाइप सा होता है ऐसा, है ना। हिसार महेंद्रगढ़ के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित किए जाएंगे। इसके बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर इतना ज्यादा सा भी है नहीं। बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन भी बनाई जाएगी। ठीक है, बहादुरगढ़ और कैथल के अंदर। के बाद कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी बी&आर जो है प्रदेश में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुविधान किया जाएगा। 5000 लंबी और सड़कें बनेगी। नाबार्ड सहायता में 554 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा व मजबूत किया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण कुछ सड़कों को जो चौड़ा भी किया जाना है। राज्य में 14 नए बाईपास भी बनाए जाएंगे, शहरों के जो बाईपास बनते हैं ताकि ट्रैफिक जो है डिवाइड हो सके। ठीक है, लोगों को आने जाने में सुविधा बनी रहे। 36 नए आरबीओ या आरयूबी का निर्माण किया जाएगा। बल्लभगढ़ शहर के अंदर 215 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। हिसार में 723 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। जन स्वास्थ्य जो इंजीनियरिंग वगैरह है, ये कह रहा है 100 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइनें भी पूरे स्टेट के अंदर बिछाई जाएगी, जो है उनमें सुधार भी किया जाएगा और नई भी लाइनें जो बिछाई जाएगी। एक बच्चों अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों गांव में 1000 पीजोमीटर स्थापित किए जाएंगे। लगभग 2.5 लाख एकड़ योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। 4000 ऑनफॉर्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे। लगभग 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। गन्ने की खेती के लिए 2000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल जो है वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, जो भी पर्यावरण को जो रेन वाटर है, क्योंकि आपको पता है बारिश का पानी हमारा वैसे वेस्ट चला जाता है, को बचाने के लिए क्या किए जाएंगे बच्चों, 2000 जो रिचार्ज बोरवेल होते हैं ना वो बनाए जाएंगे। अब बन भी रहे हैं, पिछली बार भी बने हैं, नए भी बनाए जाएंगे। ठीक है, जो भी सरकारी भवन वगैरह है, आंगनवाड़ी है, जो भी स्कूल है, पंचायत भवन है, वहां पर क्या है एक रिचार्ज बोरवेल, एक बोरवेल बनाया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एक बोरवेल होता है, उसके अंदर जो भी आपकी छत से जो पानी आता है बारिश का पानी, उसको अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। मैं कह रहा हूँ ये कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक है, खेती योग्य कमांड क्षेत्र में खालों के पुनर्वास, मरम्मत, खाड़ मतलब खाड़, ठीक है, उनकी मरम्मत करना, निर्माण करना या विस्तार करने का काम किया जाएगा। इसकी मरम्मत आदि के लिए प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने की काम तेजी से लाई गई है। इतना भी क्या डिटेल ही पूछेगा में। महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों का विकसित किया जाएगा, यानी वाटर बॉडीज का विकसित किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है वेटलैंड साइट में भारत लगातार काम कर रहा है। सतलुज एसवाईएल जो नहर का निर्माण कार्य के लिए 101 करोड़ रुपए का बजट में भी प्रावधान किया गया है। सतलुज यमुना लिंक क्या होता है आप लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। उसके बाद एनर्जी के लिए बच्चों 800 मेगावाट क्षमता वाले नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में आवेदन करने वाले
नलकूप कनेक्शन जारी किए जाएंगे, यानी जो पानी वाले जो कनेक्शन है वो जारी किए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत 70,000 नए सौर पंप लगाए जाएंगे, सोलर पंप जो है वो लगाए जाएंगे, ठीक है, 70,000, जो कि जिससे क्या होगा, एनर्जी जो हमारी जो एक तो है हम लोग की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ जाएंगे, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि उससे क्या होता है, अपना जो पोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो इससे भी हमारा बचाने के लिए नए जो है सोलर पंप जो है 70,000 और नए लगेंगे। गौशाला है, गुरुकुल है, कामकाजी महिलाएं हॉस्टल है, अनाथालय है, विशेष बच्चों के लिए स्कूल, वृद्धाश्रम, बाल गृह, नारी निकेतन, धर्मार्थ संस्थान जैसे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थाओं में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी कि जो भी अपने काम है ना, गौशालाएं हैं, कोई गुरुकुल है, कोई भी मतलब एक्स वाई जेड जो भी, एक तो सरकारी या फिर जो कोई एनजीओ वगैरह अगर ऐसा कोई सिस्टम कर रही है, तो उनके जो छत है उनको सोलर सिस्टम से मतलब मैनेज किया जाएगा, ताकि हम लोग एनर्जी जो है हमारा कंजम्पशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सके, पर्यावरण को भी बचा सके, और हमारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी हो जाएगा, यानी हमें आर्थिक सहायता भी अपने को मिलेगी। पर्यटन और विरासत के लिए तो गुड़गांव और नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क बनाया जाएगा। कहां पर बच्चों? गुरुग्राम और नूह में। अच्छा पॉइंट है। महेंद्रगढ़ जिले में चौवन ऋषि का जो प्राचीन आश्रम है जोशी की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जो चौवन ऋषि है उनका जो प्राचीन स्थल है, आवास स्थान है, वहां पे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जोशी की पहाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा जी के में आपको पता ही होगा। सूरजकुंड में अक्टूबर नवंबर 2023 में दिवाली मेला उत्सव आयोजित किया जाएगा, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परिवहन और नागरिक उड़ान, तो ये कह रहा है किलोमीटर प्रणाली के तहत 1000 और बसें संचालित की जाएगी, जिसमें 200 मिनी बसें होंगी। ठीक है, जो किलोमीटर वाले जो सिस्टम है उसके हिसाब से 1000 और नई बसें लाई जाएगी। हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिवास जांच प्रणाली की शुरू की जाएगी। सभी जिलों में ई टिकटिंग मतलब ऑनलाइन आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो है उसकी सुविधा की जाएगी, ताकि पेपर से बचा जा सके। रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस शुरू की जाएगी। रेवाड़ी जैसे कई 9 शहरों के अंदर सिटी बस सर्विस है, ये भी शुरू की जाएगी। सिटी बस सर्विस मतलब शहर के अंदर जो ऑटो वगैरह जो चल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शहर के अंदर अगर आपको जाना है तो सिटी बस सर्विस होती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से गुड़गांव, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नई मल्टी मॉडल बस पोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, गुरुग्राम में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल भी बनेगा। ठीक है, इतना डिटेल नहीं पूछा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भाई 65 वर्ष होते थे पहले, भाई जो है उनके किराए के अंदर जो रियायत थी वो घटा करके 60% कर। डीलर पॉइंट पर नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। भिवानी और नूह में नई ड्राइविंग और प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए जाएंगे, जिसमें ड्राइविंग की ट्रेनिंग होगी। गुड़गांव में 26 एकड़ भूमि पर हेली हब की स्थापना की जाएगी। पायलट के प्रशिक्षण के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। खान वगैरह के लिए बच्चों महेंद्रगढ़ के गोलगांव गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी, है ना, माइनिंग के लिए, ताकि रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट किया जा सके। शासन और लोक शासन में जींद में अग्निशामक सेवाएं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। फायर जो ब्रिगेड वगैरह होते हैं उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिल आवास परिसर की जो है वो निर्माण किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों गृह की बात करें, अगर होम डिपार्टमेंट की बात करें, है ना, तो ये कह रहा है साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की, क्योंकि साइबर जो क्राइम के जो केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम को बचने के लिए हर जिले के अंदर क्या किया जाएगा, एक मोबाइल फोरेंसिक यूनिट की स्थापना की जाएगी। दूसरा कह रहा है विस्फोटक और नशीले पदार्थों का पता लगाना हेतु इन हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग एक सेंटर खोला जाएगा, जिसके अंदर विस्फोटक और कुछ बच्चों ड्रग्स वगैरह का जो मामला चल रहा है इससे निपटने के लिए बच्चों। उसके बाद कह रहा है सूचना जनसंपर्क और भाषा संस्कृति के मामले में क्या बातें होगी बच्चों। ठीक है, मैंने बजट पूरा ही पढ़ा दिया है आपको आज की इस क्लास के अंदर, है ना। बढ़िया लग रही है क्लास, मजा आ रहा है ना। ठीक है, मजा आ रहा है तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना, है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई मेरे। ठीक है ना, कंप्लीट बजट जो हमारा इसके अंदर हो जाएगा। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को भी स्किल ट्रेनिंग कोर्स कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। ठीक है। अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम 6 मॉडल जिला स्तरीय ई लर्निंग ई पुस्तकालय लाइब्रेरी खोली जाएगी। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी दी जाएगी। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद कौन थे आपको पता ही है। ठीक है। हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कला प्रसार योजना भी हरियाणा संस्कृति को इसको बढ़ावा देने के लिए अंत्योदय परिवार पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों को सीधा पहुंचने के लिए सेवा सेतु एक पोर्टल, नया पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे अंत्योदय जो सरल योजना है
के तहत डायरेक्टली जो सर्विस है वो पब्लिक तक पहुंचा जा सके, लाइक दी सीएम विंडो की तरह। ठीक है, चलिए बच्चों, ये था हमारा हरियाणा का जो बजट। आई होप कि आपको बच्चे समझ आया होगा। ठीक है, उम्मीद किया बच्चों मैंने सारी चीजों को आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। ठीक है, आप जो है भाई कंप्लीट जो है इसकी पीडीएफ आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड करके आप बच्चों निकलवा सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर इसकी मनदीप कुदारा सर टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी जो पीडीएफ है वो भेज दूंगा। बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। कोई और नए टॉपिक पर अगर आप क्लास चाहते हैं हरियाणा के कोई भी टॉपिक पर, तो वो क्लास भी आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार, वंदे मातरम।